रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में बेसिकली हमें लाइट के बारे में पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत लाइट के बारे में पॉइंट बताऊँगा। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन पे आएँगे। तो लाइट क्या होता है? So light is a form of energy which gives us a sensation of sight. बिल्कुल सही बात है। लाइट इज़ द Form of फॉर्म energy. ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विज़न। ठीक है? जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की वजह से हमें दिखाई देता है, उसे लाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड है, और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। ध्यान दीजिएगा, वेव दो तरीके की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। मीडियम के बिना मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। ये सब तो आपको पता ही है ना, ये सब तो। लेकिन जो आपका लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये दूसरे टाइप का वेव है। इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। इसकी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। द हाइएस्ट स्पीड इज इन वैक्यूम। उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से चलता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर हर सेकंड में। मतलब अगर आप सोचो, तो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। अगर आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो सरकमफ्रेंस आएगा। अर्थ का सरकमफ्रेंस हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। और ये कितना चल रहा है? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। मतलब ये एक सेकंड में अर्थ के 7.5 चक्कर लगा सकता है, इतना तेज लाइट चलता है। ठीक है, समझ में आई बात? लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है कि ये एक सेकंड में अर्थ के 7.5 चक्कर लगा सकती है। ठीक है, स्पीड इन एयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में और एयर में स्पीड लगभग लगभग बराबर होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम कहते हैं रेक्टी लीनियर प्रोपगेशन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं इस चीज को। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, प्रोपगेशन मतलब ट्रेवल करना। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट में अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंड देयर आर मल्टीपल अदर फेनोमेना जिसके बारे में आपको अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के हम इसके 10 फिनोमेना क्लास 12 तक पढ़ते हैं। 10 इससे रिलेटेड लाइट। आप आपको अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ना है क्लास 11th में, क्लास 9th में। ठीक है, क्लास 12th आते आते हम इससे रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड 10 फिनोमेना पढ़ेंगे। तो लाइट में अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसके अलावा इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, लाइट इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये उसकी कुछ कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है। ठीक, हम
इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन इज returning of light in the same medium after striking a surface। क्या होता है? मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, लाइट आई, इस सरफेस से टकराई और टकरा के जिस मीडियम में से लाइट आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, एक सरफेस से टकरा के अगर लाइट जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाए तो हम इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात? अब एक बार इन सारे पॉइंट्स को कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ रहा हूँ फिर। अब देखो, जो रिफ्लेक्शन है ना वो अलग अलग सरफेस अलग अलग एक्सटेंड तक करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे सर्फ मतलब जो भी लाइट किसी सरफेस पे गिरे तो ऐसा नहीं सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती। होता क्या है, दो तरीके के सरफेसेस है हमारे पास। एक तो है ये ओपेक मटेरियल का सरफेस है, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, अगर लाइट इस पर आकर गिरेगी तो क्या होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। वहीं अगर सरफेस मेरा लेट से ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है, इस पे अगर लाइट आके गिरेगी तो क्या होगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा आर पार निकल जाएगा, इसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं, इसको ट्रांसमिटेड कहते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब कहते हैं। तीन चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। ठीक है, हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में हम ऑब्वियसली यहां से देख पा रहे हैं कि कभी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, कभी रिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, डिफरेंट surfaces
reflect to different extent. ठीक है, अलग अलग सर्फेसेस अलग अलग एक्सटेंट तक रिफ्लेक्ट करते हैं। कोई सरफेस हो सकता है 90% रिफ्लेक्ट कर दे, कोई सरफेस हो सकता है सिर्फ 2% रिफ्लेक्ट करे, कोई सरफेस हो सकता है 98% रिफ्लेक्ट कर दे, कोई हो सकता है 50% रिफ्लेक्ट करे, 50% ट्रांसमिट कर दे। ठीक है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। सो डिफरेंट सर्फेसेस रिफ्लेक्ट टू डिफरेंट एक्सटेंट। हाईली polished and silvered mirror reflects almost entire light falling on it. अगर बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड और सिल्वर सरफेस ले लूंगा, सिल्वर मिरर ले लूंगा, तो वो ऑलमोस्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। ऑलमोस्ट सारी मतलब 90%, 95%, 98% को रिफ्लेक्ट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द मिरर। ठीक है, ये प्लेन मिरर होता क्या है? प्लेन मिरर सब लोगों ने अपने घर में देखा है। वो क्या होता है बेसिकली? एक बहुत ही स्मूथ सा हम लोग ग्लास लेंगे और इसके एक सरफेस पे कोटिंग लगा देंगे, सिल्वर कोटिंग लगा देंगे। ठीक है, तो जब लाइट इधर से आएगी वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। इसी को हम लोग मिरर कहते हैं। ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, ये आपका सिल्वर्ड सरफेस है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? सिंपली ऐसे एक लाइन, और ये प्रैक्टिकली ये एक दो मिलीमीटर थिक होता है, बट हम लोग बस एक लाइन और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेसिकली जो पॉलिश सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, या जिसपे सिल्वर नहीं किया जाता वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर होता है। ठीक, कॉपी कर लो इसको भी फटाफट। हो गया सर। हो गया? ठीक है, सो हमारा अगला टॉपिक होगा रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हमको अब देखना है। देखिए, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। ये तब होता है कि जब इफ अ बीम ऑफ लाइट falls on a smooth
पॉलिश्ड सरफेस, तब आप देखते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेसिकली इसमें क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है और इसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट आकर इंसिडेंट होती है। लेट्स से, स्केल कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये रहा। इस पे ऊपर आकर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है। लेट्स से कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, जब ये लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी वापस, तो सारी की सारी जो लाइट रेज है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होंगी अगर स्मूथ प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, इफ इंसिडेंट rays are parallel, then reflected rays are also parallel। अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होंगी। ठीक है, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। वही होता है दूसरा रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इट ड्यू टू टेक्स प्लेस ड्यू टू अनइवन सरफेस या फिर इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। बेसिकली अगर मेरा सरफेस कोई इस तरीके का रफ सरफेस हो, इस पे अगर मैं पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज को डालूं, अगर मैं इंसिडेंट रेज पैरेलल डालूं, लेट्स से ऐसे, मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं इसमें ताकि आपस में आप आराम से डिफरेंस देख पाओ। तो क्या होगा, हर एक जगह पर लाइट रिफ्लेक्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। जैसे इस केस में लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, इस केस में लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, इस केस में लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो इवन दो इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, क्या लिखेंगे, इवन इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप लोग सब एक बार कॉपी कर लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, हमारे लिए कौन सा टाइप का रिफ्लेक्शन ज्यादा काम का है, रेगुलर या इरेगुलर? कैन यू गेस? Sir, regular. एक सेकंड, नहीं बेटा,
हमारे लिए ज्यादा काम का रिफ्लेक्शन है इर्रेगुलर। आप समझिए, मान लेते हैं हमारा सरफेस स्मूथ था, ठीक है, मान लेते हैं हमारा सरफेस स्मूथ था, ये हमारा सोर्स ऑफ, ये सन है, सन इधर कहीं पर है, इससे लाइट ऐसे आएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, है ना, समझ में आई बात? अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो लाइट यहाँ जब यहाँ से टकराएगी तो टकरा के ये इधर गई, जब लाइट यहाँ से टकराई तो टकरा के ये लाइट इधर गई, है ना, यही हुआ। यस सर। तो मुझे बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको देखने के लिए मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लीजिए मेरी आंखें यहाँ है, तो इस पॉइंट से टकरा के तो कोई लाइट इधर आई नहीं, राइट, मतलब मुझे ये पॉइंट नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम दुनिया को देख पा रहे हैं तो कौन से रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों होता है? ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस। अगर सारे सरफेस दुनिया के एकदम स्मूथ हो जाए तो हमें चीजें नजर ही नहीं आएंगी। इनफैक्ट वी इंटेंशनली यूज दिस मेथड टू मेक, क्या बोलते हैं उसको, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। बेसिकली जो रडार में पकड़ में नहीं आते ना एयरक्राफ्ट, उसमें हम कोशिश करते हैं कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन बंद हो जाए, सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन हो तो रडार को नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां से लाइट या कोई भी वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ ही नहीं रहा है ना। सर सर अगर सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा? नहीं, रिफ्लेक्शन ज्यादा कम से मुझे मतलब नहीं है, स्मूथ में ज्यादा होगा रिफ्लेक्शन, पर ज्यादा रिफ्लेक्शन जो चीजें दिखती नहीं है, चमकती है। तो आपने कभी देखा होगा क्लासरूम में अगर बोर्ड आपका बहुत ज्यादा शाइनी हो तो कई बार देखा होगा कि बल्ब का रिफ्लेक्शन उस बोर्ड पे नजर आ रहा होता है, राइट, यस सर। वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। वहां पे अगर मैं पेन से कुछ लिखता हूँ आपको नजर नहीं आएगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जहां पर बोर्ड नहीं चमक रहा होता वहां पर जब मैं कुछ पेन से लिखता हूँ तो वो आपको नजर आ रहा होता है, वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन वाली चीजें आपको कभी नजर ही नहीं आएंगी, वो इतना ज्यादा ब्राइट हो जाएगा कि आपको नजर नहीं आएगा। और जहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन वाला लाइट आप तक नहीं पहुंच रहा है, जहां से अगर इरेगुलर नहीं हुआ तो वो वाला पॉइंट भी नजर नहीं आएगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे किसी काम का नहीं है, समझ में आया? मतलब काम का है, बट देखने के लिए रेगुलर से ज्यादा इरेगुलर रिफ्लेक्शन काम का है, ठीक है। हाँ सर। ओके, ये वाला कॉपी हो गया सबका? यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ओके। अब हम आते हैं, अच्छा आप लोगों ने हल्का फुल्का तो चैप्टर पढ़ा हुआ है ना क्लास 8 में, लाइट के बारे में? कि एकदम नहीं पढ़ा? सर पढ़े थे। हाँ ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सबसे पहले तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब समझिए कि हम यहाँ पे अचीव क्या करना चाहते हैं इन लॉज को पढ़ के। कोई मुझे बताएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप सब लोगों ने कभी न कभी पढ़ रखा है, कोई मुझे ये बताएगा कि इसको क्यों पढ़ा हमने, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ के हमें क्या पता चला, क्या फायदा हुआ, हम अचीव क्या करना चाहते थे? नहीं, बस ये लॉ होता है, इसको रट लिया, कहानी खत्म। देखो भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ के हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम पता लगाना चाहते हैं कि अगर मेरे पास एक सरफेस है, इस पर आकर कहीं से कोई लाइट गिरती है, जो लाइट गिरेगी उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। मेरे को इस सरफेस के बारे में सब कुछ मालूम है, मुझे ये इंसिडेंट रे पता है कहाँ से आ रही है। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी। मान लेते हैं ये पॉलिश सरफेस है, इधर से सिल्वर्ड है, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट किधर जाएगी, ये मेरा टारगेट है। देखो भाई, बात समझो, फिजिक्स है, एक्सपेरिमेंट अगर आप एक बार करो या 10 बार करो, हर बार सेम रिजल्ट आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरा सरफेस फिक्स्ड है,
अगर मेरा इंसिडेंट रे फिक्स्ड है तो क्या रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। अगर मैं बार बार इसी पॉइंट से इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ इसी सरफेस पे, तो हर बार लाइट रिफ्लेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, सेम सेम तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि किधर जाएगी लाइट रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है? तो उसके लिए मैंने कुछ लॉज बनाए कि लाइट ऐसे ऐसे इन इन रूल्स को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन किया एक, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल नॉर्मल। कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। जब मैं नॉर्मल बोल रहा हूं तो इट्स ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि दिस नॉर्मल इज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ओके, अगर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, जब भी नॉर्मल लिखो कि नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या आप मेंशन कर सकते हो, बट नहीं भी मेंशन करोगे तो इसका मीनिंग अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, जब लाइट इंसिडेंट हुई, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, उसके बाद लेट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वाली लाइट को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहते क्या है? एंगल इंसिडेंस। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास 5 टर्म्स हो गई रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, समझ में आई बात? और एक और क्या था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। एक और टर्म क्या था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पर लाइट जाके सरफेस को स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा लॉस क्या कहता है? फर्स्ट, दो लॉज है बेसिकली। फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि अगर लाइट इधर से आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी? ऐसे डायरेक्शन जाएगी सच दैट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो एंगल आर बना है ये आई के बराबर हो जाए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? यस। नो सर। तो आप बोलोगे सर हो तो गया, अब तो पता चली गया लाइट रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, तो सेकंड लॉ की क्या जरूरत पड़ी? हम्म, सेकंड लॉ की क्या जरूरत पड़ी? बात समझिए, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गई, ये एंगल बना, मान लेते हैं 45 डिग्री। लेट से आई 45 डिग्री था, ये आर भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, इसमें कोई आपत्ति किसी को? नो सर। पर क्या कोई और डायरेक्शन है जो इस नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल ही बनाए? कोई सर सोच। इंसिडेंट रे और नॉर्मल का बीच में। ठीक है, और कोई डायरेक्शन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के अलावा कोई और डायरेक्शन पॉसिबल है क्या जो इस नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल ही बनाए? कोई नहीं सोच रहा ना?
पॉसिबल है। कैसे? वो लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चले जाए कुछ, मतलब इसमें 3D नहीं दिखेगा, लाइट कुछ ऐसे चली जाए, कुछ ऐसे प्लेन से बाहर चला जाए, समझ रहे हो? मतलब ये नॉर्मल है ना, ऐसा रिफ्लेक्टेड रे 45 डिग्री का एंगल ऐसे बना दे, ये पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर। समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे? पेन को ऐसे उठा दिया ऊपर, ये भी तो 45 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री का बन सकता है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? बहुत कम लोगों को दिख रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। सर एक रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है और एक लाइट रे ऊपर आ रहा है। हाँ, लाइट जो है ना प्लेन पेपर के ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि पेपर से बाहर आ गया हल्का सा यस सर। 45 डिग्री एंगल पे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर। इनफैक्ट अगर आप एक कोन इमेजिन करो यहां पर, तो कोन के सरफेस पे जाने वाला हर रे क्या नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हम्म, बता दो यार। एक कोन जो है, सोचो, एक कोन ऐसा होता है, इसके बीच में ये जो लाइन है, इस सरफेस पे बनने वाली हर लाइन क्या इसका सेम एंगल बनाती कि नहीं बनाती? बनाती है ना? सर कैसे बनता है सेम एंगल? एक कोन लो, प्रॉपर कोन, उसकी ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस होगी कोन की कि नहीं होगी, जो इसके सेंटर से पास होगा, यस सर्कल सर। के सेंटर से पास होगा। ये जो यस लाइन है, इस लाइन पे और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है? मान लो थीटा है, तो इस नॉर्मल, मतलब ये वाली लाइन और इसके बीच में एंगल कितना होगा? सेम थीटा ही होगा ना, कि नहीं होगा? हाँ सर। हम्म, यस सर। अगर मैं इस सरफेस पे कोई और लाइन ले लूं, इस वर्टेक्स से पास होने वाला कोई और लाइन ले लूं, तो उस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क है क्या? मैं कोन को मान लो हल्का सा घुमा दूं तो अलग लाइन आ जाएगी यहाँ पर, अच्छा सर। समझ यस में आया? सर। ये यस। वाला जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, अगर कोन को थोड़ा सा घुमाऊंगा तो ये वाली लाइन शिफ्ट होकर इधर आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। तो मतलब ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में अभी भी एंगल कितना है? थीटा ही है। तो इस कोन हाँ पे सर। बनने वाली हर लाइन जो इस वर्टेक्स से पास हो रही है, वो सारी की सारी लाइन इस लाइन के साथ सेम एंगल बना रही कि नहीं बना रही? हाँ सर सेम एंगल हो। सेम एंगल बनाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर भी अगर मैं एक कोन इमेजिन करूं, एंगल आई वाला, या आई और आर तो इक्वल है, तो ये सारी की सारी जो लाइन्स हैं वो सेम एंगल बना रही है। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो बस आई इज इक्वल टू आर है, मतलब लाइट जो है वो इधर भी जा सकती है, 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 इस कोन के सरफेस पर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, सिर्फ अगर आप फर्स्ट लॉ बताओगे तो। इसलिए सेकंड लॉ बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल, ऑल्दो यू विल नेवर रियलाइज कि आप इसका बार बार यूज कर रहे हो। शायद आप इंजीनियरिंग कर लो, पीएचडी कर लो, तब भी आपको शायद ये चीज रियलाइज ना हो कि हाँ सेकंड लॉ की कभी जरूरत पड़ी। बट सच्चाई ये है कि उसके बिना आप लॉ रिफ्लेक्शन को कभी ट्रूली समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ कहता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये ऊपर नहीं जाएगी, नीचे से भी नहीं जाएगी, बल्कि इसी पेपर के प्लेन में जाएगी, मतलब उसी प्लेन से जाएगी जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों लाई करते हैं। ठीक है, क्या कहता है? वैसे तो लिखने के लिए क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie इन सेम प्लेन। लिखने को तो ये होता है, स्कूल में यही लिख के आओ, पर समझने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसी सेंटेंस को घुमा के बोल रहा हूं और कुछ नहीं है, द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फाउंड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है,
समझ में आई बात? सर मतलब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड रे छोड़ के और कोई लाइट रे नहीं हो सकता? रिफ्लेक्टेड रे सर रिफ्लेक्टेड रे को छोड़ के और कोई लाइट रे नहीं निकल सकता? नहीं निकल सकता। जब भी लाइट निकलेगी एक ही डायरेक्शन में निकलेगी। यही तो पहला सबसे पहले यही पढ़ना चाहिए ना कि यार अगर इंसिडेंट रे सेम है, सरफेस सेम है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम ही होनी चाहिए ना हर बार। ऐसा थोड़ा ना कि एक रे इधर चली जाएगी, एक अगली रे उधर चली जाएगी, अगली रे उधर चली जाएगी। सारी रेस को एक ही डायरेक्शन में निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? यस सर। है ना? तो वही बात कह रहे हैं, अगर इंसिडेंट रे सेम डायरेक्शन से आ रही है, प्लेन सेम है, मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस सेम है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो हर बार रिफ्लेक्टेड रे भी सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। तब तो फिजिक्स का कोई लॉ बन रहा है, अदरवाइज तो बेकार ही है सब कुछ। मतलब लाइट जिधर मर्जी उधर चला जाता है रिफ्लेक्ट होकर, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है ना? लाइट रिफ्लेक्ट होकर हर बार सेम ही डायरेक्शन जाएगा अगर इंसिडेंट रे सेम है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेम है तो, है ना? यस सर। तो किधर जाएगा उसके लिए हमारे पास दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन सेम प्लेन। या फिर समझने के लिए क्या होना चाहिए, आपको दिमाग में क्या चलना चाहिए कि द रिफ्लेक्टेड रे विल लाई इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल को बनाने को मिलाकर जो एक प्लेन बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा उसी प्लेन में लाई करेगी। ठीक है? वो उस प्लेन के बाहर नहीं निकल सकती, मतलब ऐसे ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए नहीं निकल सकती, मतलब ऐसे नहीं निकल सकती। जो मैं बता रहा था ना कि ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? इसको इसी प्लेन में रहना पड़ेगा। अब इस प्लेन में 45 डिग्री एंगल बनाने का इसको एक ही उपाय है कि यहां से जाए। ठीक है बेटा? यस सर। चलो फिर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन। ये हो गया आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉपी कर लेंगे सब लोग फटाफट।
कॉपी हो गया? यस सर। ओके, अब देखो, अब बात कर रहे हैं स्पेशल केस का, दैट इज नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब जो इंसिडेंट रेट है, रे है, वो एकदम नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग आएगी तो रिफ्लेक्टेड, देखिए ध्यान दीजिए, नॉर्मल इधर ही है, इंसिडेंट रे भी इधर ही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के लॉन्ग जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के लॉन्ग चली गई, मतलब क्या हो गया? I is equal to 0, this implies R is equal to 0, therefore reflected ray will also go along the normal. Reflected ray will also go along the normal, that is ray will retrace its path. रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग आती है तो। ठीक है बेटा, इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर ले, कॉपी कर लिया? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा सॉरी, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा नॉर्मल इंसिडेंस में भी क्या होगा, अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। हमें क्या पढ़ना है? अच्छा, उससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बस भूलू नहीं इसलिए टॉपिक लिखवा दे रहा हूँ। लिख लीजिए टॉपिक, न्यूमेरिकल्स ऑन सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड propagation of light and rectilinear propagation of light, rectilinear propagation of light। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे 2-3 क्वेश्चंस कराने में। उससे पहले मैं एक टॉपिक, अच्छा एक काम करिएगा, ये लिखकर 3 पेज छोड़ दीजिएगा, 3 पेजेस लीव कर दीजिए, उसके आगे मैं एक टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, हाउ वी सी, हम चीजों को देखते कैसे हैं लाइट के, ये हम लोग एक बार समझते हैं। ठीक है, देखो बात को समझो। मैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म थोड़ा सा complex है।
और कई मायने में थोड़ा ज्यादा सिंपल भी है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो हो सकता है एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, बट ये इस तरीके से अगर आप समझ लोगे कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, तो आपके ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, मान लेते हैं ये हमारी आईज है। आई ऐसी नहीं होती, मैं सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए ऐसे बना दिया हूं। ये आई है हमारी, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट को कब देखेंगे? अगर लाइट इस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक पहुंचे। नाउ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है वो दो तरीके से पहुंच सकती है। कैसे कैसे पहुंच सकती है? एक तो ये ऑब्जेक्ट खुद अपनी लाइट इमिट करता हो, जैसे कि सन होता है, जैसे कि बल्ब होता है, जैसे कि ट्यूबलाइट होती है, जैसे कि दिया होता है। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिससे लाइट इमिट हो रही है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है जो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो। ठीक है, एक सेकंड बेटा। जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट को इमिट करते, खुद से लाइट को इमिट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सुना होगा आप लोगों ने टर्म, कि नहीं सुना कभी? नहीं सुना है? सुने सर। सुने हैं? जिस ऑब्जेक्ट यस से सर। अपनी खुद की लाइट इमिट होती है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले दिया। क्या क्या दिया? सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, दिया, टॉर्च, मशाल, ये सब क्या हो गए? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए, जो खुद की लाइट इमिट कर रहे हैं। और कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो खुद की लाइट तो इमिट नहीं करते, पर किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों तक पहुंचा देते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस तो सर। किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों तक आनी चाहिए, है ना? अगर आप ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो चाहे वो अपनी खुद की लाइट भेजे, चाहे किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेजे, लाइट आपकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और इतना समझ लीजिए, एक लाइट रे नहीं आएगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से भी आपकी आंखों तक मल्टीपल लाइट रेज पहुंचेंगी। हो सकता है कि कोई लाइट रे आप ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों तक इस रास्ते के अलोंग पहुंचे। मैं पूरा रास्ता ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं डॉटेड ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कुछ कारण है उसका। और एक और लाइट रे लेट से आपकी आंखों तक ऐसे पहुंची है इसी पॉइंट से। ठीक है, और भी होंगी, मैं सिर्फ दो से काम हमारा चल जाता है। नंबर ऑफ लाइट रेज कितनी जा रही होंगी इस ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों तक? इनफाइनाइट। पर इनफाइनाइट मतलब मान लो इनफाइनाइट, बट हमारा सिर्फ दो से काम चल जाएगा समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो हम लोग, हमारी आंखों को क्या दिखेगा? यार ये दो लाइट रेज आई, हमें मतलब नहीं लाइट यहां से आ रही है कि कहां से आ रही है, हमारी आंखों को बस ये दिखेगा कि दो लाइट रेज ऐसे आई। अब बाय सम मैकेनिज्म, मैकेनिज्म एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता जो मैं बता रहा हूं, बट यूं समझ लीजिए कि बाय सम मैकेनिज्म वी विल गेट टू नो कि ये लाइट रे कहां से आई, कैसे आई है। हमारी आंखें इन लाइट रेज को एक्स्ट्रापोलेट करेंगी पीछे की तरफ, और जहां पर ये लाइट रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगी, हमको पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट वहीं पर है। समझ में आया कि नहीं आया मैकेनिज्म? हम्म, हमें ये तो नहीं पता कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकली कि नहीं निकली, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारी आंखों पे दो लाइट रेज पहुंची, है ना? हमें सिर्फ इतना मतलब, इस चीज से मतलब है कि हमारी आंखों पर ये दो लाइट रेज पहुंची। हाँ या ना? यस सर। अब हमारी आंखें, हमारा ब्रेन, हमारा आंखों के अंदर का जो भी मैकेनिज्म है, सब कुछ मिलकर दे विल
डू समथिंग जिससे हमें ये पता हम लोग इन लाइट रेज को एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे पहुंच जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, कितनी दूरी पर है। ठीक है, इन लाइट रेज के कलर से हमें ये भी मालूम चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। तो हमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बस ये है, इन दो लाइट रेज में बसी हुई है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। हम इन्हीं दो लाइट रेज से सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के बारे में निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, हाँ या ना? यस सर। तो यहां से ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आ गई। पता है मैं ये सब क्यों बता रहा था? क्योंकि मेरे को ये डेफिनेशन बतानी थी। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट, हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो हमारी जो भी डेफिनेशन होगी वो लाइट से रिलेटेड ही होगी। हम ऑब्जेक्ट के बारे में ये नहीं बोल सकते कि जिसका मास होता है, जिसका साइज होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये सब नहीं बोल सकते ऑब्जेक्ट के बारे में। हम यहाँ पर लाइट के यहाँ से ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ऐसे देंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आया? जहां पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं वही आपका ऑब्जेक्ट है। ये हमारे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है ऑप्टिक्स में। समझ में आया? यस सर। सिमिलर डेफिनेशन हम लोग इमेज की बनाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, क्योंकि हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए रिफ्लेक्टेड रेज लिख सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगली क्लास में इस टॉपिक, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। वो पार्ट जो आपके बुक में नहीं है बट डिटेल में नहीं है, उन पार्ट्स को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और वो जो न्यूमेरिकल्स मैंने बोला वो करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नहीं, उसकी अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि आपका जो प्लेन मिरर है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? ओके, प्लेन मिरर खत्म होने के बाद हमारे पास स्फेरिकल मिरर भी है। तो ये चैप्टर आपका 4 से 5 क्लास का है। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस चैप्टर। 4-5 क्लास, हो सकता है 6 क्लास भी लग जाए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये वाला, और मैं काफ़ी सारा डिटेल में पढ़ाऊँगा, थोड़ा और बड़ा कर दूँगा। और 4-5 क्लास का मतलब हमारा अगस्त हो जाएगा खत्म, ऑलमोस्ट। खत्म नहीं होगा बट कम से कम 15 अगस्त तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद तो सिलेबस में कम से कम हाफ ईयरली के सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं बचेगा। ये साउंड है? सर मेरा स्कूल में नहीं है, बट पैट्रिक्स में शायद है। साउंड है आपके सिलेबस में बेटा? किसी के सिलेबस में? ठीक है, और अरविंद सर की क्लास में कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं? मोशन मंडी मैंने पढ़ा दिया था ऑनलाइन में, लॉज ऑफ मोशन हो गया होगा, यस सर। सब प्रेशर एंड अपथ्रस्ट, प्रेशर, प्रेशर अपथ्रस्ट दोनों हो चुका है कि बचा है कुछ? सब थ्रस्ट स्टार्ट हुआ आज ही। अपथ्रस्ट आज स्टार्ट हुआ, तो 2-3 क्लास में वो खत्म हो जाएगा। अरविंद सर आपका यस सर। प्रोपगेशन ऑफ साउंड में एक बार करा देंगे, उसके बाद मैं दोबारा कराऊंगा। ठीक है, सारे चैप्टर्स। ठीक है, यस सर। ओके। सो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चैप्टर में वो वाले पार्ट्स जो आपके बुक में नहीं है, बुक में है बट बहुत शॉर्ट में है, उन सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो फिर अभी के लिए क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। टाटा, गुड नाइट, बाय सर। बाय। बाय सर।